सुरू करा सर. महाकारुणी बुद्ध, महान धम्मदाया सम्राट अशोक, विश्वरत्न बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहब आम्बेडकर, इनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। मैं डॉक्टर कीर्तिराज लोनारे, पाली अध्यापक, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है पाली पक्षोत्सव यानी पाली पक्षोत्सव की आवश्यकता क्या है। तो तथागत बुद्ध के समय जो भाषा बोली भाषा कही जाती थी, सभी जम्बूद्वीप की भाषा बोली भाषा पाली भाषा थी। और इस पाली भाषा का अगर हम देखें आज के समय में, तो पूरे भारत में जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वह स्थिति थोड़ी कम दिखाई देती है, या पाली भाषा का प्रचलन थोड़ा कम दिखाई देता है। तो वैसे तो हम देखते हैं कि पाली यह भारत की प्राचीन भाषा है। इस भाषा में अत्यंत अमूल्य संपदा तथा ज्ञान राशि विद्यमान है। तथागत बुद्ध के विश्व कल्याण की शिक्षाएं इस भाषा में उपलब्ध है। यह भाषा वास्तव में भारत के वैश्विक चिंतन, उच्च आध्यात्मिक विचार तथा सम्मान का प्रतीक है। तो ऐसे होने के बावजूद पाली भाषा का जो त्रिपिटक साहित्य है वो बहुत बड़ा है। वो जैसे अनेक प्रकाशकों ने पाली का साहित्य प्रकाशित किया है, और बड़े बड़े विद्वान उसके ट्रांसलेशन करके अपने अपने भाषा में भाषांतरित करके वह साहित्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम देखते हैं कि 14 अक्टूबर को जब दीक्षा भूमि में हम जाते हैं तो वहाँ बहुत बहुत बड़ी बड़ी किताबें हम वहाँ से लाते हैं और पढ़ते हैं। पाली भाषा की जो किताबें हैं, उस किताबों से हमें पाली का ज्ञान मिलता है। लेकिन कुछ प्रश्न हमें पढ़ते हैं, कुछ लोग हमें प्रश्न भी पूछते हैं। तो प्रश्न ऐसे होते हैं कि भारत में पाली भाषा के कितने विश्वविद्यालय हैं, भारत में पाली भाषा के कितने विद्यालय हैं, भारत में कौन से राज्य में पाली भाषा बोली जाती है, पाली भाषा का अध्ययन अध्यापन किस विद्यालयों में होता है, कितने विद्यालय महाराष्ट्र में या और राज्यों में है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देते समय बड़ा संकोच महसूस होता है, क्योंकि पाली भाषा के जितने विद्यालय विश्वविद्यालय होना चाहिए थे उतने तो है नहीं। तो जैसे हम देखते हैं कि भारत में केंद्रीय पाली विश्वविद्यालयों और बौद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए थी, उसका प्रश्न हमें पड़ता है। केंद्रीय साहित्य अकादमी, जैसे नई दिल्ली में अकादमी होती है, तो पाली भाषा को शामिल करते हुए साहित्य की रचना, पुरस्कार, संगोष्ठी और व्याख्यान इत्यादि कार्यक्रम होने चाहिए थे। संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, तो यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग और समस्त राज्यों के जो एमपीएससी जैसे महाराष्ट्र में होती है, तो राज्य सेवा आयोगों में पाली भी परीक्षा का एक विषय होना चाहिए था। देश के प्रत्येक राज्यों में पाली अकादमी तथा पाली संस्थान होने चाहिए थे। देश में त्रिपिटक विद्या अनुसंधान संस्थान होना चाहिए था। समस्त राज्यों में पाली के व्यापक विकास हेतु अकादमी, निगम, परिषद, बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए थी। पुरातत्व, इतिहास, संस्कृति तथा दर्शन की संस्थाओं में पाली अध्ययन अनुसंधान की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। देश के समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तथा राज्य के विश्वविद्यालयों में पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग होने चाहिए थे। केंद्रीय विद्यालयों सहित राज्य के समस्त विद्यालयों में पाली और बौद्ध अध्ययन के पाठ्यक्रम शुरू होने चाहिए थे। प्रत्येक बौद्ध स्थल पर पाली या बौद्ध विश्वविद्यालय, संस्थान या शोध केंद्र होना चाहिए था। भारत के संविधान की 8वीं सूची में पाली भाषा भी शामिल होनी चाहिए थी। पाली के समुचित विकास हेतु पाली आयोग यानी कि पाली कमीशन का गठन होना चाहिए था। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये जो स्टडी तैयार करने वाले जो है, उसमें जैसे पाली के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए था। देश के समस्त राज्यों में पाली का पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए था। अधिकतर दूरस्थ विश्वविद्यालयों में पाली और बौद्ध अध्ययन की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी, और केंद्र शासन द्वारा और राज्य शासन द्वारा इसके विकास के लिए निधि उपलब्ध होना चाहिए था। जैसे हम देखते हैं केंद्रों में बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारा निधि उपलब्ध होता है, और वो निधि का उपयोग अपने भाषा के विकास के लिए करते हैं।
लेकिन पाली भाषा के लिए कितना निधि विकास विकास के लिए कितना निधि खर्चा होता है, इसका ब्यौरा कहीं मिलता नहीं है। और पाली के संबंध में संस्थाओं को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए थी, शिक्षकों को मानधन मिलना चाहिए था, पत्रिका हेतु, जर्नल के हेतु, उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए था। बड़े से बड़े रोजगार अनेक सब्जेक्ट से मिलते हैं, उसी तरह पाली सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए था। गांव-गांव में पाली का अध्ययन होना चाहिए था, हजारों लोग पढ़कर कुशल होना चाहिए थे, लेकिन स्थिति एकदम दयनीय है। हम देखते हैं कि जैसे कुछ राज्यों में राजनीतिक आधार पर या कुछ आर्थिक स्थिति पर, शैक्षणिक स्थिति पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। वैसे देखें तो महाराष्ट्र में और यूपी वगैरह राज्यों में, बिहार में या कुछ और राज्यों में थोड़ा बहुत पाली का अध्ययन अध्यापन होता है। विश्वविद्यालयों में पाली पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ पे भी बड़े तौर पर नॉन ग्रांट से, बिना अनुदानित से वो अध्यापकों को पढ़ाना पड़ता है। बिना अनुदान की वजह से, नॉन ग्रांट की वजह से वो पूरे समय नहीं दे पाते हैं, और इस वजह से पाली की बड़ी दयनीय अवस्था हमें दिखाई दी है। हम देखते हैं महाराष्ट्र की स्थिति। महाराष्ट्र में करीबन 200-250 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यानी 11वीं-12वीं में पाली पढ़ाई जाती है, और वहाँ के कुछ अध्यापकों को यानी 25% सिर्फ अध्यापकों को शासन पगार देती है, पेमेंट करती है, लेकिन बहुत सारे अध्यापक जो है उनको शासन तौर पर पेमेंट नहीं होती है। अभी पिछले साल से 20%, 20% अनुदान की प्रावधान हो गई है। तो ये जो 10-20 साल से लोग काम कर रहे हैं पाली के लिए, तो उनका तो मैं अभिनंदन करता हूँ। 20 साल से, 15 साल से लोग काम कर रहे हैं, पाली का अध्यापन कर रहे हैं, उसका मैं अभिनंदन भी करता हूँ। लेकिन ये शासन स्तर पर बड़ा सा बड़ा काम होना चाहिए। इस काम के लिए हमें सभी को इसमें शामिल होने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने कदम उठाने की बहुत बड़ी जरूरत है। तो हमारे कदम कैसे होने चाहिए? जैसे हम देखते हैं कि जब तक पाली का अपने संविधान में 8वीं अनुसूची में एडिशन नहीं हो जाता है, तब तक ये उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा वगैरह देने की बात नहीं आगे चलेंगी। तो पाली को क्लासिकल लैंग्वेज जब तक बनाया नहीं, वैसे तो वो क्लासिकल लैंग्वेज के सभी प्रमाण पूरी करती है। ये पाली लैंग्वेज जो है सभी प्रमाण पूरे करती है। तो जैसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से निवेदन हमने किए हैं, तो उसके लिए बड़ी से बड़ी संख्या में बहुत सारे पत्र व्यवहार भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे करना है। तो यह हमारा ये कदम है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो कुछ लोग इकट्ठा होकर पाली प्रमोशन के लिए पाली पक्षोत्सव यह प्रोग्राम हमने शुरू किया है। आचार्य प्रफुल्ल गढ़पाल सर जी लखनऊ से यह पाली पक्षोत्सव का कार्यक्रम उपक्रम शुरू किए हैं, और गए 5-6 सालों से विविध प्रकार के उपक्रमों का यह प्रोग्राम चलते रहा है। वैसे देखे तो आदमी उत्सव प्रिय है, मनुष्य उत्सव प्रिय है। तो उत्सव प्रिय मनुष्य को अगर उत्सव के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और इस माध्यम से भदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से भी यह एक कदम उठाया गया है। और इसमें हम देखते हैं कि जैसे 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हर साल पाली पक्षोत्सव मनाया जाता है। भदंता जैसे हम देखते हैं कि देवमित्रा नागरिक धम्मपाली की जयंती के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से यह प्रोग्राम शुरू होता है, और इसके बाद में जैसे 1 अक्टूबर तक यह प्रोग्राम चलता है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में सभी का सहकार्य होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि भिक्खुनी संघ की स्थापना दिवस जो है भाद्रपद पूर्णिमा, वह 18 सितंबर को प्रोग्राम था। 19 सितंबर को अखंड धम्मपद संगायन का प्रोग्राम था। 20 सितंबर को पाली स्पर्धा प्रोग्राम था, और 21 सितंबर को बौद्ध संस्कृति पर्व यह कार्यक्रम था। 23 तारीख को प्रतिभा सम्मान समारोह, 24 को बाबा भारती जन्म शती महोत्सव, और जैसे 25 तारीख को विचार गोष्ठी, और आज जैसे देखते हैं कि 26 सितंबर को संगोष्ठी का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर भारतवर्ष में संपन्न किया गया।
और कल है व्याख्यान और संगोष्ठी भी रहेगी। उसके बाद 28 तारीख को पाली त्रिपिटक महोत्सव रहेगा। 29 तारीख को पुण्यानुमोदन प्रोग्राम रहेगा और 30 सितंबर को पाली संगोष्ठी रहेगी और 1 अक्टूबर को इस पाली पक्षोत्सव का समापन भी होगा। लेकिन ये तो कुछ लोग मना रहे हैं। तो भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बुद्ध के विचारों को मानते हैं और बुद्ध के विचारों को मानने वाले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने पाली भाषा पढ़ना चाहिए, पाली भाषा का प्रसार करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉल्यूम 16 जो लिखा है तो पाली के प्रचार और प्रसार के लिए लिखा था। और इस पाली प्रचार और प्रसार का यह जो दौर है, तो हम देखते हैं कि जैसे पाली के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में जब हम इकट्ठा काम करेंगे तो बड़ा जल्दी काम हो जाएगा। अपने अपने एरिया में जो काम करते हैं, वैसे तो हमारा एक स्लोगन है कि थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। थिंक ग्लोबल यानी कि बुद्ध की तत्वज्ञान जो है यह ग्लोबल थिंक है। बुद्ध का तत्वज्ञान यह ग्लोबल थिंक है, लेकिन काम कहाँ से करना है? तो हमें हमारे एरिया से, लोकल से काम करना है। हम अगर समझेंगे कि दिल्ली में काम करेंगे तो वो होगा नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अपने अपने एरिया में जो लोग बैठे हैं, अपने अपने विहारों में काम कर रहे हैं, अपने अपने विद्यालयों में काम कर रहे हैं, वही से लोकल से हमें एक्टिवेट होना है। तो इसके जो बहुत सारे जो बातें कहना है हमें, तो हम देखते हैं कि यह पखवाड़ा जो है, तो इस पखवाड़े में उत्साह के साथ हमें ये मनाना है। जैसे हम वर्ग क्लासरूम में जाते हैं तो धम्मपद की गाथाएं बहुत सारे स्टूडेंट हम हमारे सामने कहते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा उत्साहित करने हेतु, थोड़ा उनको प्रेरित करने हेतु, उनको थोड़ा बख्शिश वगैरह प्रेरित करने हेतु हम दे पाते हैं। तो यह जो है शासकीय तौर पर और एकेडमिक तौर पर, दोनों तौर पर पाली का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। जैसे बिहारों में वंदना होती है, बुद्ध वंदना होती है, तो त्रिचरण पंचशील होता है, परित्राण पाठ होता है, लेकिन परित्राण पाठ के बाद उसका अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए। तो त्रिचरण है, पंचशील है, तो उसका अर्थ मालूम होना चाहिए सभी को, और अर्थ मालूम होने के लिए हमें पढ़ाने की जरूरत होती है। जैसे तथागत का तत्वज्ञान है कि धम्म कायेन पश्यति, ये जो धम्माचरण है तो अपने वर्तन से दिखता है। तो हमारा वर्तन भी अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हमें पंचशील का पालन करना चाहिए। ये पंचशील का पालन ही हमें अच्छा धम्माचरणी बना सकेगा। और यह एकेडमिक पाली, गवर्नमेंट लेवल पर यानी शासकीय तौर पर पाली, मॉनेस्ट्रिक यानी कि विहारीय पाली, और सोशल यानी कि सामाजिक पाली, यह पाली के लिए क्षेत्र हमें दिखते हैं। और इसके साथ साथ हम बुद्ध विहारों में, पाली विभागों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थाओं में, मंगल भवनों में, जहाँ जहाँ शादी वगैरह होती है वहां पे ये पाली का प्रचार बढ़ना चाहिए। इसलिए पाली के गाथाओं के साथ उसका अर्थ समझाने की बहुत जरूरत है। तो हम यह देखते हैं कि इसके लिए तो शुरू में हम धम्मपद की गाथाएं, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका धम्मपद का संगायन करना, इसके माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करना, यह भी महत्वपूर्ण बात है। और यह आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे संभावनाएं हैं, संवर्धन और परिवर्तन का यह समय है। हम देखते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं कि पाली का उत्सव मनाते हैं, बुद्ध जयंती का उत्सव मनाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव के साथ साथ पाली भाषा का प्रचार और प्रसार अगर होगा तो बिल्कुल यह बुद्धमय भारत बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे तो हम देखते हैं कि अनेक जो लेनी है, जैसे हम लेनी में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति के आजू बाजू में वो शिलालेख हमें दिखते हैं। तो शिलालेखों की जो भाषा है वो तो पाली है, लेकिन उसकी लिपि जो है, स्क्रिप्ट, वो धम्म लिपि है। इस धम्म लिपि का पठन होना चाहिए, अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। इसके लिए भी महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेशन से क्लास करते हैं और क्लास के माध्यम से थोड़ा थोड़ा धम्म लिपि का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह जो पक्षोत्सव है, इस पक्षोत्सव के माध्यम से हमें पाली का ज्ञान एक दूसरे को बांटना है। हर घर पाली, घर घर पाली, यह बहुत जरूरी स्लोगन है। और संस्कृति हमेशा ही भाषा के इर्द गिर्द घूमती है।
भाषा और संस्कृति का परस्पर गहन संबंध होता है। बिना भाषा के संस्कृति का विकास संभव नहीं है। यदि भाषा को शरीर माना जाए तो संस्कृति उसके आभूषण होते हैं। और भाषा अपने अंतःकरण में साहित्य ज्ञान की गरिमा को धारण करती है, तो संस्कृति विभिन्न रंगों में उसकी अभिव्यक्ति करती है। पाली भाषा में तो त्रिपिटक जैसा विश्व विश्व का बड़ा सर्वोत्तम एकांत कल्याणी ज्ञान भरा हुआ है। इस उत्तम साहित्य में, इस पाली त्रिपिटक साहित्य में उत्तम संस्कृति का निर्माण होगा, यह सुनिश्चित है। अतः पाली भाषा के विकास में बौद्ध संस्कृति का विकास निहित है। इसी कारण आज आवश्यकता है कि पाली भाषा आधारित उत्सव होने चाहिए, पर्व होने चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए, समायोजन होने चाहिए, और बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग एरिया में, अपने अपने एरिया में बड़े बड़े प्रोग्राम होने चाहिए। और इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक, हर घर तक पाली भाषा का प्रचार हो सकेगा। और पाली पखवाड़ा एक इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि सचमुच यह एक प्रकार का उत्सव है, क्योंकि पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जो लोग अपने अपने एरिया में बैठे हैं, वहां से ऑनलाइन सेशन से यह धम्म पद का संगायन भी होता है। जैसे कोरोना के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है, तो बहुत सारे लोगों से हम संपर्क कर पा रहे हैं, और उस संपर्क से अभी अपने अपने एरिया में जो भी काम चल रहे हैं, वह काम की जानकारी हम ले पाते हैं। हम कलकत्ता की बात करते हैं, कलकत्ता में बहुत सारे, बंगाल में बहुत सारे लोग पाली संवर्धन के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लखनऊ की बात करते हैं, तो लखनऊ में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग, जैसे मुंबई में है, पुणे में है, हम अंबाजोगाई में संघर्ष भूमि नाम का प्लेस है, और इस संघर्ष भूमि में बहुत सारे, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में हर बार संडे का जो संडे स्कूल जो होता है, वो संडे स्कूल होता है। यानी कि बाबा साहब का जो वचन था कि हर रविवार को, हर संडे को बिहारों में जाना चाहिए, तो हर संडे बिहारों में, यहाँ संघर्ष भूमि के बिहार में, ये जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में हर संडे को त्रिचरण पंचशील होता है, लोक संवाद होता है, धम्म चर्चाएं होती है, और विविध विषयों पर वाचन पठन भी होता है। अभी तो वर्षावास का समय चल रहा है, और इस वर्षावास के समय में बुद्ध और उनका धम्म, यह ग्रंथ का पठन हुआ। उसके बाद में क्रांति और प्रतिक्रांति, यानी कि रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, इस ग्रंथ का भी पठन हुआ। और उसके बाद में बुद्ध की कार्ल मार्क्स, यह ग्रंथ का भी पठन हुआ है। और जैसे बुद्ध धम्म की जिज्ञासा जैसे ग्रंथ, ऐसे भी इसका भी बहुत सारा अभी पठन चल रहा है। तो इस ग्रंथ के माध्यम से, जैसे मिलिंद प्रश्न है और बहुत सारे ग्रंथ जो है, ग्रंथ के माध्यम से लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाने का काम हमें करना है। और बुद्धिजीवी को यह चाहिए कि वह अनेक प्रकार के ग्रंथ ऐसे प्रकाशित करे कि जो लोगों तक पहुंचे। बहुत महंगे महंगे ग्रंथ प्रकाशित होने से क्या होता है कि वह लोग, कुछ लोग ले नहीं पाते हैं। तो छोटे छोटे पुस्तिका अगर करेंगे, तो इसके लिए हम सम्यक प्रकाशन की बात करेंगे, तो आदरणीय ये निर्वाणस्थ बोधाचार्य शांति स्वरूप जी, उन्होंने एक छोटी छोटी जो किताबें निकाली, वो बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। और इस किताबों के माध्यम से लोग बहुत सारा ज्ञान पाते हैं, मिला पाते हैं। और जैसे इसकी हम बात करते हैं, तो यह संस्कृति डेवलप करने के लिए, बुद्धिस्ट कल्चर डेवलप करने के लिए हमें यह पाली पखवाड़ा जैसे प्रोग्राम रन करना चाहिए। अपने अपने एरिया में हम अगर काम करेंगे, तो ये काम बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम ये क्यों करना है? तो भारत को प्रबुद्ध समाज बनाने के लिए, ये प्रबुद्ध समाज बनाने की दिशा में ले जाने का अधिक काम इस प्रबोधन से सुकर होगा। पाली पखवाड़ा को पाली भाषा में पाली पक्कोत्सव कहा जाता है, और इसे हिंदी में पाली पक्षोत्सव कहा जाता है। अंग्रेजी में पाली फोर्टनाइट कहते हैं। तो प्राय हमारी एक प्रवृत्ति होती है उत्सव प्रियता की, और मनुष्य स्वाभाविक रूप से उत्सव प्रिय प्राणी है। वह किसी न किसी ढंग में उत्सवों को पसंद करता है, तथा ऐसे अवसर की तलाश में वो रहता है। तो जैसे हम 8-10 सालों से पूर्णिमा का जो उत्सव होता है, हर पूर्णिमा को हम संघर्ष भूमि के एरिया में जाकर बहुत सारे लोग वहां कलेक्ट होते हैं, और बुद्ध की जो विचारधारा है, बुद्ध का जो तत्व ज्ञान है,
वहाँ पे प्रसारित होता है, प्रचार प्रसार होता है। और इसी तरह से अपने अपने एरिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो हमें लगता है ये जो विचारधारा है, जैसे दीक्षा भूमि से प्रेरित होने चाहिए, प्रेषित होनी चाहिए, चैत्य भूमि से प्रेषित होनी चाहिए, और वो बड़े बड़े जो विहारों से होना चाहिए, तो उस माध्यम से बड़ी कोशिश भी हो रही है, लेकिन जितने हो रही है वो काफी नहीं है। तो उसके लिए ज्यादा कोशिश की भी जरूरत है, और सभी साथ रहेंगे, सभी साथ मिलकर रहेंगे, तो यह कोशिश बड़ी कोशिश हो सकेगी। और इसमें हम देखते हैं कि यह जो इंटरनेशनल अभी जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो बुद्ध गया में धम्मपद का जो संगायन होता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है। तो इस माध्यम से 2-3 सालों से अखिल भारतीय पाली साहित्य परिषद के माध्यम से भी थोड़ा काम हो रहा है। तो इस माध्यम से दूसरी पाली साहित्य सम्मेलन नागपुर में दीक्षा भूमि में हुआ था, और आगे का जो तीसरा जो पाली साहित्य सम्मेलन है, वह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ में होने जा रहा है। तो 9 से 11 नवंबर 2024 को यह आयोजित किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जो बुद्धिस्ट कल्चर से है या बुद्धिस्ट तत्वज्ञानी है, उनके बहुत सारे सेशन होंगे, और उस सेशन में हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो पाली टीचर के लिए अपने अपने स्टूडेंट को जो देना है, तो वो बड़े अच्छे से देना है। जैसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं, पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन करेंगे, तो बड़ा ही आसान होगा। और पाली सीखने के लिए ये जब जो नया जो मीडिया आया है, उसका भी हम आधार ले सकेंगे। जैसे हम देखते हैं कि पाली को क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए भारतवर्ष से बहुत सारे पत्र संस्कृति मंत्रालय को महाराष्ट्र से भेजे गए हैं, उत्तर प्रदेश से भेजे गए हैं। तो यह पत्र जो है अनेक, ये कल्चर क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में जो भी डिपार्टमेंट है, उनको ये पत्र भेजे गए। उसमें जो सेक्रेटरी होते हैं संस्कृति मंत्रालय के भारत सरकार के, उनको भी यह पत्र भेजा है। तो आपको भी निवेदन है कि आप भी वह पत्र भेजें। जैसे इसमें पत्र में आता है कि पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करने के संबंध में अनुरोध। इस पत्र में हमने कुछ बातें लिखी है, या कुछ बातें हमने उस पत्र में उनको बताने की कोशिश की है कि जैसे यह जो ये शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज कैसी है। तो जैसे हम देखते हैं कि धार्मिक और दार्शनिक चिंतन परंपरा है। पाली साहित्य में भारतीय समाज की धार्मिक दार्शनिक चिंतन की बहुमूल्य परंपरा उपलब्ध होती है, जो धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक मूल्यों को समझने में सहायक है। पाली भाषा के माध्यम से भारतीय जम्बूद्वीप जैसे महाद्वीप बोलते हैं, तो उसकी समृद्ध धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को संरक्षित किया गया है। इस भाषा से इस दार्शनिकता को संरक्षित किया गया है। दूसरा भाग है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत। तो पाली भाषा में उपलब्ध जो साहित्य है, उसमें तात्कालिक भारतीय इतिहास है और संस्कृति के सुस्पष्ट दर्शन होते हैं। त्रिपिटक साहित्य में साहित्य, समाज, जातीय स्वरूप, आर्थिक परिस्थिति, सांस्कृतिक जीवन, इतिहास तत्व, न्याय व्यवस्था तथा शिक्षा आदि के विषय में प्रामाणिक जानकारी पाली भाषा में मिलती है। तीसरा जो भाग है, विशेषता है पाली की कि साहित्यिक धरोहर है। तो पाली में अति व्यापक साहित्य उपलब्ध होता है। इसमें त्रिपिटक जैसे महान साहित्य मिलता है। जैसे उसके साथ साथ अट्टकथा भी होती है, टीका है और भाष्य भी है, और इसके साथ साथ काव्य है, काव्य शास्त्र है, छंद शास्त्र है, व्याकरण है, और बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। इसकी हजारों पांडुलिपियां अभी तक उपलब्ध है। पांडुलिपियों का सागर भरा पड़ा है। आज भी पाली भाषा में साहित्य सर्जन का कार्य निरंतर पूर्वक चल रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा एवं वैज्ञानिक महत्व भी है इसका। भारतीय साहित्य में मनोदर्शन, चिकित्सा, मानव प्रबंधन, विधि शास्त्र, प्राकृतिक सिद्धांतों आदि का भी वर्णन या इस पाली भाषा में मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि जीवक, ये जो तथागत बुद्ध के समय जीवक थे, ये उस समय के एमडी थे, मेडिकल, तो इस मेडिकल फील्ड के उस समय के बहुत बड़े ज्ञाता उस समय थे। और हम देखते हैं कि आज भी अनेक माध्यम से उनके जो बातें हैं वो लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन उनका नाम वो लेते नहीं है।
भाषागत विशेषताएं भी हैं। पाली का वाक्य विन्यास इसकी अपनी विशेषता है। यह साहित्य वस्तुतः लोक साहित्य है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो प्रवचन दिए थे, जो प्रबोधन किया था, वो लोगों को किया था, उस समय के राजाओं को किया था, और उस समय के राजा और लोगों को जो प्रवचन किया लोक कल्याणकारी था। बुद्ध ने सभी प्रवचनों को जो किया था वो लोक कल्याणकारी प्रवचन थे। और ये साहित्य जो है, तो जैसे हम इसमें देखते हैं कि व्याकरण परंपरा भी है, शब्दावली की परिपूर्णता इस भाषा की गहराई और स्थिरता को दर्शाती है। और भारतीय भाषाओं में इसके हजारों शब्द विद्यमान है। अभी हम मराठी में बात करते हैं तो बहुत सारे शब्द पाली के होते हैं मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में भी बहुत सारे होते हैं, गुजराती भाषा में भी बहुत सारे पाली के शब्द होते हैं। तो राजनीतिक महत्व भी इसका बड़ा है। पाली साहित्य में तत्कालिक जो राजनीतिक परिस्थितियों का प्रामाणिक विवरण प्राप्त होता है। उस समय के राजा बिंबिसार, राजा पसेंदी और उदयन, अनेक सारे जो राजा थे, उस राजा के राज्य कारभार करने हेतु भी बुद्ध के प्रवचन महत्वपूर्ण थे। इसके और देखते हैं कि बुद्ध का जो संघ था, ये जो संघ प्रणाली है, आज हम देखते हैं कि संगठित रहना है। बाबा साहब ने कहा था, सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो इसमें संघ जो है, संगठित रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें संघ के, बुद्ध के शासन काल में, बुद्ध के समय में जो संघ नियम थे, जो जैसे हम विनय पिटक में देखते हैं, तो ये संघ नियम, प्रस्ताव अनुमोदन करना, प्रस्ताव पर विमर्श करना, ये सभी साहित्य में, लिटरेचर में हमें मिलता है। और भारतीय गणराज्य की अवधारणा मूलतः पाली साहित्य की अमूल्य देन है। यानी कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें एक एक जो आर्टिकल देखते हैं, उसमें हमें बुद्ध साहित्य की छवि दिखाई देती है। ये समता, बंधुता, न्याय, ये जो हम देखते हैं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय, ये जो चतुसूत्री है, इस चतुसूत्री को हम बुद्ध के लिटरेचर में देखते हैं, पाली साहित्य में देखते हैं। और इसी कारण यह भारत सरकार द्वारा यह भाषा को, पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए बहुत सारे पत्राचार होने की जरूरत है। महाराष्ट्र से बहुत सारे पत्र सचिव को गए हैं, मंत्रालय को गए, संस्कृति मंत्रालय को गए, और बहुत सारे शिक्षण मंत्रालय को गए हैं। तो आपसे भी निवेदन होगा कि आपने भी यह पत्र अगर उनको भेजे तो उनको लगेगा कि भाई ये क्लासिकल लैंग्वेज पाली भाषा को दर्जा देना चाहिए। प्राचीन भाषाओं के रूप में भाषाओं की जो एक नई श्रेणी का सृजन किया है, और प्राचीन भाषा के रूप में वर्गीकरण के लिए, विचार करने के लिए यह भाषाओं की जो पात्रता सुनिश्चित होती है, उसके कुछ मानदंड होते हैं। तो क्या मानदंड है? संबंधित भाषा के आरंभिक पाठों की उच्च पुरानता, 1500 या 2000 वर्षों की अवधि का दर्ज इतिहास, प्राचीन साहित्य का ऐसा संचित निकाय, इसे बोलने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी का द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। जैसे हम देखते हैं कुछ कुछ बातें हमें कहने योग्य जो बातें हम कहते हैं आपसे, तो पाली भाषा यह उपयुक्त भारतीय भाषा के सभी मानकों को पूरा करती है। और पाली भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली, तो बहुत सारे हमारे जो शुरुआत में जो प्रश्न थे, उनका हमें आंसर मिल सकेगा। हम जब देखते हैं कि विद्यापीठों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ये जो पाली पढ़ाई जाती है, तो बहुत सारे समस्याएं वहां पे आती है। स्टूडेंट को बहुत सारी किताबें होती नहीं है, या तो वो जो अध्यापक होते हैं, लेक्चर होते हैं, उनको ग्रांट होती नहीं है। और नॉन ग्रांट के कारण अभी तो फिलहाल कुछ पीएचडी की गाइड के बारे में हमने सुना है, तो गाइडशिप उनको ही मिले जिनके वो स्टडी सेंटर हो, या जो प्राध्यापक ग्रांटेड हो। तो ऐसे एक एक नियम अगर आएंगे तो पाली के डेवलपमेंट के लिए बहुत बाधा हो सकती है। और हमारा यह कहना है कि यह जो पाली पक्षोत्सव है, इसके माध्यम से हम ये लोगों तक पहुंचाए कि पाली की जो दशा है वो सुधारने के लिए हमें बड़ी कोशिश करना चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ाना भी है। सिर्फ समझना ही नहीं है, हमें समझाना भी है। सिर्फ पाली 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 करके हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो जो जिनकी वो लोक भाषा है, तो उनके पास, उनके लोक भाषा में अपना पाली का लिटरेचर हम ले जाए, यह भी हमारा अनुरोध है आपसे। और हम यह देखते हैं कि इसके लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे संस्थाओं में ये काम होता भी है, तो उनका भी मैं अभिनंदन भी करता हूँ। लेकिन जितना प्रयास होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा। इसके लिए सभी से
यह निवेदन भी है कि आप यह पाली प्रचार प्रसार के लिए सभी कोशिश करें और संविधान के 8वीं अनुसूची में पाली के समावेश की जो संभावना है आपसे आपके ऊपर है, क्योंकि आप सब लोग हम सब लोग एक एक साथ मिलकर हम जब पत्राचार करेंगे, उनको पत्र भेजेंगे तो कुछ न कुछ पा सकेंगे। और इसके लिए इसी प्रकार पाली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में अगर शामिल कराने के लिए प्रयास हमारा होता है। 2014 में एक बार हुआ था, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को उस समय जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जानकार भी हो चुके हैं और इसके लिए भारत सरकार ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया था। तो अभी ध्यातव्य है कि जिन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग की गई है, उसमें पाली भी है। जो जो डिमांड की थी उसमें पाली भी 38 नंबर पर पाली का भी नाम आया है। जैसे बहुत सारी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए, तो उसी उसी लाइन में हमारी पाली भाषा भी है। तो ऐसे हम देखते हैं कि अतारांकित प्रश्न संख्या 2554वां, तो चौवन ये जो प्रश्न है तो उसमें लोकसभा में यह प्रश्न उठाया गया था। तो उसमें पाली का जो जिक्र है 32 नंबर पे आया था, यह भी हमें बताने को खुशी होती है। लेकिन अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी है, जैसे बौद्ध पर्यटन है, पुरातत्व है, बौद्ध संस्कृति के विविध प्रकार के आयाम जो है उसमें भी होना चाहिए। तो अनेक अनेक पर्यटन क्षेत्र में हम जब देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग दृश्य हमें दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे भी पाली भाषा के जो तत्व ज्ञानी है तो उनको भी जाकर वहाँ पे वंदना, शुरुआत में वंदना बुद्ध वंदना लेना है, तो वहाँ की साफ सफाई करके वो स्वच्छता भी रखना है। बाद में वहाँ पे जो हर बार अगर जाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हम संवर्धन कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे केव्स है, ऐसी लेनियां है, तो वो नष्ट होने के कगार पर आई है। तो पाली साहित्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए। और जैसे हम देखते हैं कि लिटरेचर कभी कभी प्रिंटेड होता है तो एक बार होता है, बाद में होता ही नहीं। तो लिटरेचर भी बहुत सारा रीप्रिंट भी होना चाहिए, बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने उसका पठन अध्ययन अध्यापन करना चाहिए और इसके लिए सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि पाली भाषा के लिए सभी को प्रयास करना है। आदरणीय राहुल जी खांडेकर सर, इन्होंने बहुजन संगठक इस पेज पर हमें बुलाया और पाली भाषा के जो जो भी कुछ प्रश्न है, जो भी कुछ समस्याएं है, पाली की समस्या नहीं है, समस्या हमारी है। तो पाली भाषा को डेवलप करने के लिए, पाली भाषा का प्रमोशन करने के लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है, ये हमने आपसे संवाद करने की कोशिश की। हम यह नहीं बोलते कि आज के आज ये हो पाएगा, उसको समय भी लगेगा, लेकिन एक कदम तो आपको उठाना है। एक कदम हम उठाएंगे तो एक कदम तो आपको भी उठाना है और इसके लिए सभी के प्रयासों की बहुत जरूरत है। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि धम्मं चरे सुचरितं न चरितं जैसे हम बात करते हैं कि धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमिच। जब हम बात करते हैं कि धम्मचारी जो है तो सुख से सोता है, कहाँ सोता है, आज भी सोता है और कल भी सोता है। कुछ लोग परलोक बोलते तो उसको बोलते हैं परलोक, परलोक यानी कल का दिन। कल का दिन हमें अगर सुख से चाहिए तो आज का दिन हमें अच्छा बिताना चाहिए। तो आज का दिन अगर धम्म के कार्य में लगाएंगे तो बिल्कुल कल की नींद अच्छी हो जाएंगी, कल की सुखकारक नींद आपको आ जाएंगी। और ये जो इसी के साथ हम बहुजन संगठन के आदरणीय राहुल जी खांडेकर सर, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप ये पाली क्लासिकल लैंग्वेज होने के लिए पत्राचार करें और पाली के पक्षोत्सव में आप शामिल होइए और पाली प्रचार और प्रसार के लिए सभी का सहयोग करें। अपने अपने विहारों में कम से कम संडे के दिन, कम से कम रविवार के दिन एक दिन तो जाए, वहाँ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करे, उपोषित करे और उपासिका संघ, उपासक संघ, भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ, ये जो 4 पिलर है, यह 4 पिलर जो है बुद्ध धम्म के, इसे पक्के करने के लिए हम सब कोशिश करें। इसी के साथ सभी को मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।